हेलो दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 इस दिन उस टाइम की सबसे बड़ी शिप अपने पहले सफर पर निकलने वाली थी। इस शिप का नाम था RMS टाइटैनिक। ये शिप 269 मीटर्स लंबी थी लेंथ में और 53 मीटर्स हाइट में। इस शिप को बनाने में उस टाइम के $7.5 मिलियन लगे थे। इस शिप को जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इनका मानना था कि ये शिप अनसिंकेबल है, यानी कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन के पास 3 शिप्स थी, टाइटैनिक, ओलंपिक और ब्रिटानिक। टाइटैनिक और ओलंपिक को सिस्टर शिप्स कहा जाता था क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते थे। इन दोनों में बस कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद रूमर्स ये आने लगी कि इन दोनों शिप्स को स्विच कर दिया गया था और जो शिप डूबा था वो टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। आखिर क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. It sank very quickly. 10 अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। इस शिप के कैप्टन थे एक 62 इयर्स के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये शिप साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस शिप पर रईस लोग भी सफर कर रहे थे। इस शिप में हर वो फैसिलिटीज थी जो आपको किसी 5 स्टार होटल में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये शिप इसीलिए फेमस हुआ था क्योंकि इसको अनसिंकेबल बोला गया था। इसके मेनली 2 सेफ्टी फीचर्स थे। इसमें डबल बॉटम हल्क था, मतलब अगर एक लेयर नीचे से टूट भी गई तो दूसरा लेयर था सेफ्टी के लिए। और शिप की जो मेन बॉडी थी उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी गया फिर भी ये शिप नहीं डूबेगा। लेकिन अपने सफर पर निकलने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गए थे। आइस वार्निंग्स का मतलब समंदर में जाने वाले शिप्स एक दूसरे को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करके बताते हैं कि इस जगह पर इतनी बर्फ है तो संभल के चलना। ऐसे ही आइस वार्निंग्स टाइटैनिक को भी मिली थी। इसी वजह से टाइटैनिक ने अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज किया था। लेकिन इस शिप के कैप्टन ने इस शिप की स्पीड को कम नहीं किया। कैप्टन पर कंपनी का प्रेशर था कि चाहे कुछ भी हो जाए टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को बताना चाहते थे कि टाइटैनिक न सिर्फ बड़ा और अनसिंकेबल है बल्कि ये सबसे फास्ट भी है। 14 अप्रैल 1912 4 दिन हो गए थे टाइटैनिक को अपने सफर पर निकले हुए। रात का समय था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी और उस रात मून लाइट भी नहीं था, इसीलिए विजिबिलिटी भी कम थी। उस रात टाइटैनिक को 13 और आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया। रात में भी शिप उसी तेजी से चल रही थी। हर शिप में एक क्रोज नेस्ट होता है जहां पर हमेशा एक आदमी को बिठाकर रखा जाता है ताकि वो देख सके कि शिप के सामने कोई ऑब्स्टैकल्स तो नहीं। उस रात क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का आदमी बैठा था। तभी उसे अचानक एक बड़ा सा आइसबर्ग शिप के करीब आते हुए दिखता है। वो जल्दी से इंजन रूम को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि हमारे सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, तो जल्दी से शिप को लेफ्ट की ओर घुमाओ। तभी इंजन रूम में जो आदमी था वो जल्द ही व्हील को लेफ्ट घुमाता है और सभी क्रू शिप की स्पीड को कम करने में लग जाते हैं। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी शिप के बॉटम राइट साइड वाला हिस्सा करीब 10 मिनट तक आइसबर्ग से घिसा चला जाता है और शिप में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। उस आइसबर्ग का वजन बताया जाता है कि 1.5 मिलियन टन था और उसकी हाइट क्रोज नेस्ट तक थी। आइसबर्ग से कोलाइड होने के बाद शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रोस और कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने चेक किया कि शिप को कितना नुकसान हुआ है, तो पता चला कि ये शिप तो डूब जाएगा। शिप के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था, लेकिन लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स की थी। करीब 12 बजे कैप्टन ने क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने का ऑर्डर दे दिया। शिप पर जो रेडियो ऑपरेटर था वो कंटिन्यूस डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने लगा। कुछ ही देर में RMS कार्पाथिया नाम का जहाज सिग्नल रिसीव करता है और वो टाइटैनिक की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। ये शिप टाइटैनिक के सबसे करीब था। ये लगभग 107 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से। अगर ये अपनी टॉप स्पीड में भी चलता तो इसे करीब 3.5 घंटे लग जाते टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए। टाइटैनिक के क्रू ने फ्लेयर्स भी जलाए ताकि अगर कोई जहाज आसपास हो तो वो उन्हें बचाने आ जाए। कैप्टन ने सभी पैसेंजर्स को एवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे दिया
टाइटैनिक पर लाइफ बोट सिर्फ 20 थे, लेकिन पैसेंजर्स 2200 थे। एक लाइफ बोट में 65 लोग बैठ सकते थे। इस शिप पर लाइफ बोट्स इतने कम इसीलिए थे क्योंकि कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस था इस शिप पर कि ये शिप तो कभी डूब ही नहीं सकती। जहाज पर कई लोग डरे हुए नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शिप नहीं डूबेगा। जब ये शिप थोड़ा टिल्ट होने लगा तो सब हैरान हो गए। करीब 1 बजे शिप का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा और पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। पानी ऊपर के कंपार्टमेंट से होकर पीछे के कंपार्टमेंट्स में जा रहा था। 2 बजे लास्ट लाइफ बोट को भी पानी में उतार दिया गया। जैसे ही पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा, शिप के ऊपर का बेस इस वजन को संभाल नहीं पाया और टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया। 2:20 AM को ये शिप पूरा समंदर में डूब गया और करीब 1500 लोग डूब के मर गए और जिसे तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। करीब 1 घंटा लेट 3:30 AM को आरएमएस कैरपेटिया उस जगह पर पहुंचती है और लाइफ बोट्स में जो लोग बचे हुए थे उन्हें बचाकर ले जाती है। इस शिप के डूबने और इतने सारे लोगों के मरने की बहुत सी वजह है, जैसे कि इतने सारे आइस वार्निंग्स मिलने के बाद भी कैप्टन ने शिप की स्पीड को कम नहीं किया। शिप पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स अवेलेबल नहीं थे। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि उस वक्त एक और शिप था जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। इसी शिप ने टाइटैनिक को लास्ट आइस वार्निंग दी थी। इस शिप का नाम था SS कैलिफोर्नियन। 11:15 को SS कैलिफोर्नियन रात में रुक गया था। ये खतरे को देखते हुए आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था। इस शिप के रेडियो ऑपरेटर ने रात में इसका रेडियो ऑफ कर दिया था। इस शिप के क्रू ने कैप्टन को बताया भी था कि टाइटैनिक से फ्लेयर्स फेंकी जा रही हैं, लेकिन इस शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कहा कि टाइटैनिक पर अमीर लोग जाते हैं और ये लोग पार्टी कर रहे होंगे। ये बोलकर इन्होंने इग्नोर कर दिया। जब सुबह में इन्होंने रेडियो ऑन किया और इतने सारे डिस्ट्रेस सिग्नल्स देखने के बाद जब ये वहां पर पहुंचे तो समंदर में सिर्फ लाशें फ्लोट कर रही थी। अगर उस रात स्टैनली लॉर्ड ने इन डिस्ट्रेस सिग्नल्स को सीरियसली लिया होता तो कितने लोगों की जान बच जाती। 70 इयर्स के बाद 1 सितंबर 1985 में ओशन एक्सप्लोरर्स रॉबर्ट बेलार्ड और लुइस माइकल ने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। आज टाइटैनिक पानी में 3.8 किलोमीटर नीचे है। इसके दोनों रैक्स एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2030 तक टाइटैनिक पूरा गायब हो जाएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टाइटैनिक जैसा दिखने वाला एक और शिप है ओलंपिक। टाइटैनिक के डूबने के बाद ये रूमर आने लगे कि जो शिप डूबा था वो टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज बनी थी इस पे। अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।